नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कई दिनों की उठापटक, मंथन, चिंतन और बैठकों के बाद आखिरकार हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। हुड्डा के करीबी माने जाने वाले खुदन से पूर्व विधायक उदयभान को कमान मिली है। साथ ही हाईकमान ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। किस किस को मौका मिला है, सभी के बारे में आपको बताएंगे। सवाल यह भी है कि हरियाणा कांग्रेस की खींचतान अब खत्म हो जाएगी। खास मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस को मिला प्रदेश अध्यक्ष, उदयभान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान। पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए। उदयभान को माना जाता है हुड्डा का करीबी। हरियाणा में कई दिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही हलचल पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए हाईकमान ने पूर्व विधायक और हुड्डा के करीबी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब उदयभान के हाथों में हरियाणा कांग्रेस की कमान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम रेस में थे, जिसमें कुलदीप बिश्नोई, गीता भुक्कल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान। लेकिन पार्टी के हाईकमान को प्रदेश अध्यक्ष के लिए उदयभान का नाम भाया। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के लिए अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की कमान रामकिशन गुर्जर, श्रुति चौधरी, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को मिली है। हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालने के बाद उदयभान ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि सबके साथ सबके सहयोग से चलेंगे। आला कमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज पूरी कांग्रेस एकजुट है और हम सब मिल करके संगठन में सब मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी बहुमत से, बहुत अच्छे 2/3 बहुमत से हम सीटें निकाल करके लेकर आएंगे। आज प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी किसी प्रकार की नहीं है और सबको साथ में लेकर के, सबका सहयोग लेकर के हम चलेंगे। आखिर कौन है उदयभान, क्या है इनका राजनीतिक सफर, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उदयभान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में होडल विधानसभा क्षेत्र से जीते। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रहे हैं। उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूती मिलेगी। का जो चयन किया हाईकमान ने, सोनिया जी ने, वो बहुत ही अच्छा किया है। ये कर्मठ वो हैं, नेता हैं उदयभान जी, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो इनके बनने से संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी भी पूरी मजबूत होगी। इनके काम करेंगे। अध्यक्ष जो है बहुत कर्मठ है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उदयभान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से संगठन मजबूत होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। गरीब की, किसान की उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात कही है वो सटीक है कि अब कांग्रेस एकजुटता से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगी। आने वाले समय में उदयभान जी के प्रयासों से देगी। उदयभान जी के प्रयासों से संगठन हमारा जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे बनेगा। तो जातीय, क्षेत्रीय, संगठनात्मक तालमेल के लिए, बैलेंसिंग के लिए, सबको साथ लेकर चलने के उद्देश्य से इस प्रकार का ये मैं समझता हूँ फैसला किया गया है, जो जिसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव करते हुए जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा। दलित अध्यक्ष को हटाकर पार्टी ने दलित को ही पार्टी की कमान सौंपी। खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पहले से ही नेतृत्व में बदलाव की तैयारी में थी, क्योंकि कांग्रेस के लिए मजबूत आधार तैयार करने के लिए संगठन स्तर पर बदलाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और कांग्रेस में बदलाव पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के हरियाणा में भी पंजाब जैसे हाल होंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस दलित कार्ड जरूर खेलती है, लेकिन स्वीकार्यता नहीं देती। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है।
और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई, उससे भी ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। तो पहले तो मैं शुभकामना दूंगा, उदय भान जी अच्छे आदमी हैं, बशर्ते कि कांग्रेसी लोग उनको पार्टी चलाने दें। पिछले 2 का अनुभव तो बहुत ही बुरा है, संगठन तक बनाने नहीं दिया गया और काम जिस तरह से करने देना चाहिए था अध्यक्षों को करने नहीं दिया गया। 2 पारी बिल्कुल ऐसे उतार दी गई कांग्रेस की, इससे कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ कांग्रेसियों की आपसी कलह ये सामने आई है। लेकिन आज की लिस्ट देखकर भी लगता है कि कांग्रेस में गुट ज्यों के त्यों बरकरार हैं, क्योंकि अलग अलग गुटों से 4 और उनके साथी जो जोड़े गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के नाते से, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ना करे कि पंजाब जैसे हालात हों। अगर उदय को काम करने देंगे तब, पहले तो एक अध्यक्ष होता था, कुछ लोग उसको बिना अध्यक्षता के काम नहीं करने देते थे, अब तो 4 और साथ लगाए हैं, उसी सिस्टम में लगाए हैं, तो कठिनाई कोई जो है वो साधारण लेवल की नहीं है। वही बदलाव से मजबूत होगी क्या हरियाणा कांग्रेस? सवाल नंबर 1। ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहला सवाल, बदलाव से मजबूत होगी हरियाणा कांग्रेस? दूसरा सवाल, हरियाणा में कांग्रेस ने निकाली कलह की काट, क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा और हुड्डा ग्रुप के बीच में थोड़ी बहुत टकराव की स्थिति थी, इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ये जो टकराव, जो अंतर्कलह था, क्या इस फैसले के बाद वो समाप्त हो पाएगा? तीसरा सवाल, बदलाव से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है? जी हाँ, क्योंकि बड़े आरोप लग रहे थे कि जातीय समीकरणों को साधने में कहने की कांग्रेस जो है वो विफल रहती है, लेकिन इस बार खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं 4, उसमें भी कहने की कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की है कि जातीय समीकरणों को समझकर, सोचकर ये बड़ा फैसला लिया। जैसे तमाम बड़े सवाल हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र सिंह गहलावत, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। तो दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदुला सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और वही अमित नेहरा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, जो कि बताएंगे कि आखिर जो कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जातीय समीकरण को साधने की जो पूरी कोशिश की गई है, क्या वो सराहनीय है? क्या आने वाले वक्त में उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा? लेकिन सबसे पहले अजीत सर आपका रुख करते हैं। अजीत सर, क्या लगता है ये जो बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया, जिसकी मांग लगातार कई वर्षों से, कई महीनों से की जा रही थी, क्या इसका असर, पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा? और खास तौर पर जिस अंतरकलह की बात की जा रही थी, क्या वो खत्म हो पाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय बाद हरियाणा में एक ऐसा फैसला किया है जो कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म करेगा। और गुटबाजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी कांग्रेस की कमान चली गई है। अभी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उदय जी, वो हुड्डा खेमे से आते हैं और एक तरीके से पूरी कांग्रेस अब हुड्डा के हाथ में है। और पिछले 7-8 साल से जो खींचतान हरियाणा में चल रही थी, सबसे पहले अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनी। उस समय कुछ फैसले पार्टी आलाकमान की तरफ से ऐसे हुए कि जो हर राज्य में टकराव बढ़ा। राहुल गांधी ने एक नया प्रयोग करा, नए नए लड़कों को मौका दिया, प्रदेशों की कमान दी, लेकिन पुराने नेताओं के साथ तो तालमेल नहीं बिठा पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में पूरे 5 साल गुटबाजी चलती रही, अशोक तंवर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शैलजा को मौका दिया और कोशिश करी कि एक तालमेल बैठे, रास्ता निकले, लेकिन तब भी बात नहीं बनी और पार्टी कहीं ना कहीं आपसी खींचतान के चलते पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से हारी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी अब फ्रंट फुट पे आ गई हैं। फिर से वो पार्टी को कोशिश कर रही हैं कि पार्टी को खड़ा किया जाए और पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में लौटे। तो राहुल गांधी के जो फैसले हैं या राहुल गांधी के जो चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब उनको कहा गया है कि आप थोड़ा सा रुको, मुझे अपने हिसाब से फैसले करने दो। तो हरियाणा का जो फैसला हुआ है, ये कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी ने अपने तरीके से ये फैसला किया और एक हुड्डा को ही, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है कि हुड्डा एक बड़े जनाधार के नेता हैं और वो जो हैं
बड़े जनाधार के नेता होने के नाते वो अकेले ऐसे नेता हैं हरियाणा में जिनके पास अभी जो विधायक हैं वहाँ पे 27-28, उसमें से 24-25 भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। बाकी कहने के लिए वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई हैं, किरण चौधरी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, तमाम तरह के नेता हैं। लेकिन जो प्रदेश की जनता में सीधी पैठ रखते हों और कहीं ना कहीं जो वोटों को प्रभावित करते हों, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो अब पार्टी ने कोशिश करी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति लेते हुए ही उदय को कमान सौंपी है। तो ये समझा जा सकता है कि अब शायद हरियाणा में 7-8 साल बाद जिला कमेटियां बने, ब्लॉक कमेटियां बने और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक संगठन ढांचा वहाँ पे खड़ा होगा 8 साल बाद, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि अब पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। इस महीने के आखिर से जिला ब्लॉक के चुनाव शुरू हो जाएंगे और उसके बाद अगले महीने में प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। तो ये समझा जा सकता है कि प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर तमाम तरह की जो भी नियुक्तियां होनी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो अगस्त सितंबर में होना उससे पहले पूरा हो जाएगा। तो ये ऐसा हो सकता है, इस बार होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर अब नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा कि हरियाणा प्रदेश में एक संगठन दिखाई देगा, जिला ब्लॉक कमेटियां बनती हुई दिखाई देंगी और एक पार्टी का संगठन जो 8 साल से वहाँ बिखरा हुआ है वो शायद सामूहिक होके खड़ा होके एक संगठन खड़ा दिखाई देगा, जो कि पहला चुनाव इनके सामने 2024 का लोकसभा का ही आना है, जिसमें पार्टी कुछ कर सकती है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए अब इस नई नियुक्ति के बाद। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक सवाल और है सर, देखिए मेरा, क्योंकि सर देखिए आपने खुद जिक्र किया कि अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने संगठन जो है वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वही आरोप कुमारी शैलजा पर भी लगा कि कहीं ना कहीं संगठन बनाने में वो बहुत कमजोर रही। लेकिन अब यहां पर अगर हुड्डा ग्रुप के या फिर हुड्डा गुट के अगर एक शख्स को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुड्डा गुट ही है जो आने वाले वक्त में प्रदेश में सत्ता दिला सकता है कांग्रेस को? अभी हाल फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे का कोई तोड़ कांग्रेस के पास हरियाणा में तो नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे कहने के लिए कुलदीप बिश्नोई नेता हैं, किरण चौधरी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, वो नेता हैं, लेकिन प्रदेश में उनकी पकड़ उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की हुड्डा की है। हुड्डा की अपनी एक टीम है, अपना नेटवर्क है। कहीं ना कहीं अगर वो चाहेंगे तो पार्टी को अब मेरा मानना है कि अब एक नया संगठन का वहाँ पे स्वरूप बनेगा, प्रदेश इकाई बनेगी, जिला स्तर पर बनेगी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियाँ बनेंगी, तो एक पार्टी में कहीं ना कहीं ताकत आएगी। और देखिए, चुनाव जितवाने के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है और पिछले 8 साल से हरियाणा में कोई संगठन है नहीं कांग्रेस का। अब ये ब्लॉक, जिला और पूरे प्रदेश स्तर की जब कमेटियाँ बनेंगी, संगठन बनेगा और पार्टी एक सामूहिक रूप से एक होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। और मेरा मानना है कि अब कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है उसमें अब नेताओं को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी कि उसको हरवाओ, उसको जितवाओ। सारे कांग्रेसियों को एकजुट होकर लगना पड़ेगा, तभी पार्टी खड़ी होगी। वरना कांग्रेस के बहुत सारी चुनौतियां हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। एक राज्य कांग्रेस के लिए ऐसा हो गया है कि मरण जीवन का प्रश्न है। अगर कांग्रेस 1-2 राज्य जीतेगी तो 24 में कुछ अच्छा होगा, वरना हरियाणा में भी फिर बड़ी चुनौतियां कांग्रेस को बिल्कुल सर, बिल्कुल मेहनत तो करनी होगी। और कहने के जिस तरह से आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि एज अ संगठन जो है अपने आप को बहुत मजबूत करना होगा और खास तौर पर पर्सनली तमाम चीजों को छोड़कर आपको यह सोचना होगा कि हमारी पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, तभी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप निखर कर सामने आएंगे और कहने के आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें आप कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। खैर, बाल मुकुंद जी, आपका रुख करता हूं मैं। क्या लगता है सर, ये जो प्रयोग लगातार किया गया आला कमान की तरफ से, क्या इसका सफल कुछ परिणाम हो पाएगा? क्या कोई सकारात्मक पॉजिटिव तस्वीरें जो है वो देखने को मिलेंगी आने वाले वक्त में? देखिए, बदलाव किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में वो होते रहते हैं और बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 2.5-3 साल तक हमारे अध्यक्ष रही है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए दिया, कुमारी शैलजा जी, सर्वप्रथम तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े संगठन को नेतृत्व दिया और उनके नेतृत्व में हमारी सीटें 15 से बढ़कर 31 हुई। आज जिस तरीके से नए अध्यक्ष है उनको भी मुबारकबाद हम देंगे और चारों हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, तो एक बहुत बड़ी टीम आने वाले टाइम में आप देखोगे अगले 1-1.5 महीने के अंदर पूरा संगठन आ जाएगा। तो बेहतरी के लिए ही बदलाव किया जाता है और हमारी पार्टी हाईकमान ने पूरा सोच करके अब क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से,
संगठन के हिसाब से, कार्यकर्ताओं की अपनी शिद्दत के हिसाब से फैसला किया है और बहुत बेहतरी की उम्मीद के साथ फैसला किया है। और एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता 5 के 5 जो लोग हमारे आए, तो वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, अध्यक्ष भी और कार्यकारी भी। यानी कि तैयारी जो एकदम पुख्ता है और कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। खैर भूपेंद्र जी आपका रुख करता है। भूपेंद्र जी, कांग्रेस का ये कहना है कि ये प्रयोग काम होगा और इस वक्त कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई है, यानी कि आने वाले वक्त में चुनाव में संगठन भी मजबूत होगा, पार्टी भी मजबूत होगी और सत्ता पर भी कांग्रेस होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में तो जीरो है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो नए अध्यक्ष बनाए हैं, ये कांग्रेस इसके आदमी, इनके पिताजी भी एमएलए होते थे। और हरियाणा में एक जो बात चली थी आयाराम और गयाराम वो इनके फादर से ही चली थी। पहले ये लोकदल से चुनाव लड़े थे, फिर ये आजाद लड़े और 2019 में कांग्रेस से चुनाव हार गए और ये अपने घर बैठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कभी पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, फिर बाबू जगजीवन राम का नाम लिया, फिर शैलजा जी अशोक तंवर का नाम लिया, फिर शैलजा जी का नाम लिया और अब उदय भारती का नाम लिया। ये इन लोगों की इज्जत नहीं करती, ना बाबा साहब की इज्जत करी, ना जगजीवन राम की करी, ना अशोक को भगा दिया और ना शैलजा जी की इज्जत करी। वो राज्यसभा में थी, वो भी पोस्ट उनसे खींच ली, हम रखे और सिर्फ उनके करने के लिए कोशिश करती है। लेकिन अब इस जाति के सारे वोट हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं। इनके पास किसी किस्म की कोई चीज नहीं रही। दूसरी बात, इन्होंने ये जो यूनिटी की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रोविजन ही नहीं है और आज आप ये यूनिटी की बात कर रहे हो। पांच धड़े तो ये आज से ही शुरू हो गए और कुछ धड़े प्रधान इसको बना दिया, ये रबड़ स्टैंड है और वो भी बदली और 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए वो चारों अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे, कोई आगे तो खींचेगा, कोई पीछे को धकाएगा, कोई अच्छा यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि अभी भी वो अंतर कलश है वो देखने को मिलेगा और वो हर एक शख्स जो है वो व्यक्तिगत तौर पर अपना विकास करने के लिए बारे में सोचेगा। नहीं, मैं आपको आगे भी बताऊं, ये जो चुनाव का ड्रामा, हरियाणा कांग्रेस में चुनाव कभी नहीं हुआ। एक बार चुनाव हुआ था, चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट कांग्रेस के बने थे। नहीं तो ये सिर्फ ड्रामा करते हैं और वो अपना चुनाव का ऐसे ही दिखा देते हैं। और ये जो चुनाव की प्रक्रिया होगी उसके बाद मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये भाग जाएंगे, छोड़ कर कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। ठीक है बालमुकुंद जी, सर आता हूं मैं आपके पास एक रिएक्शन लूंगा। देखिए, क्योंकि आप भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी है कि जो लोग आपके साथ हैं अभी वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, इसका रिएक्शन लूंगा। लेकिन एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए उनसे एक छोटा सा मैं ले लूं रिएक्शन। अमित सर, क्या लगता है सर, जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, जो ये जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है, क्या इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा? बालमुकुंद जी, तो सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास। ठीक है, बोलिए अमित सर। देखिए, मुझे लगता है कि जातीय समीकरण का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। इसमें ये है कि पार्टी को बैलेंस में कैसे रखा जाए। जो पार्टी में खींचतान है, अभी तो देखिए कांग्रेस का हरियाणा में खास कर क्या है कि वोटरों पे तो ध्यान है ही नहीं इनका। अभी तो पार्टी के अंदर ही ध्यान है भाई कौन सा धड़ा क्या रहेगा, कौन सा ताकतवर है, कौन सा कमजोर करना है। तो अभी तो पार्टी उसी में लड़ रही है। वोटों पे सेंट्रलाइज तो ये आगे होंगे जब अगर इनका काम ठीक चल निकलेगा तो। लेकिन अभी क्या है कि अगर देखा जाए कांग्रेस का अगर इतिहास देखा जाए हरियाणा में, तो काफी टाइम तक हरियाणा में ये रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो उस समय मेंटेलिटी ये बनी हुई है कांग्रेस की आला कमान की, भाई पक्ष भी हम है, विपक्ष भी हम है। आप मेरी बात समझे जी। और वो करते क्या थे, मान लिया जैसे मुख्यमंत्री एक धड़े का होता था और प्रदेश अध्यक्ष दूसरे धड़े का होता था, उससे बैलेंस बना रहता था पार्टी में, ठीक है ना।
और जो एक दूसरे की फिर वो टांग खिंचाई भी होती थी, उसमें एक दूसरे के लूप होल देते थे, एक दूसरे के बारे में सूचनाएं देते थे भी वो फला ये कर रहा है। तो उससे क्या था कि आला कमान एक कंफर्ट जोन में रहता था, भाई ठीक है सारी चीजें सूचनाएं आ रही है जी। तो तीन महत्वपूर्ण नेता रहे हैं हरियाणा में। पहले चौधरी बंसीलाल का युग रहा 10-12 साल, फिर चौधरी भजनलाल का युग आया 10-12 साल, फिर 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया। तो 30 साल, ये आप ये मान के चले 30-35 साल इन तीन जो बड़े कद्दावर लीडरों का में रहा। लेकिन अब अगर देखा जाए ओवरऑल राजनीति देखी जाए प्रदेश की, तो पिछले जो 10-15 साल में मिजाज बहुत बदल गया है प्रदेश की राजनीति का, ठीक है ना। अब कांग्रेस उस स्थिति में नहीं रही है कि पक्ष भी हम है विपक्ष भी हम है, ठीक है ना। सामने एक बड़ा प्रतिद्वंदी है बीजेपी के रूप में, तो वो विपक्ष की भी भूमिका निभा रहा है, वो सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो उससे कैसे लड़ना है फिलहाल तो ये देखना पड़ेगा कांग्रेस को, ठीक है ना। तो मैं अब देखिए मान लिया कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष के 3 प्रदेशाध्यक्ष अगर उठा लिए जाए, तो हाल ही में कुमारी शैलजा थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब तंवर को हटवाया था, अशोक तंवर को, तो मैसेज ये देने की कोशिश की थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलके काम करेंगे। शुरू में तो देखिए अगला सवाल मेरा यही है, क्योंकि देखिए टकराव की स्थिति जो है उस वक्त भी थी। खैर बालमुकुंद जी, देखिए यहाँ पर भूपेंद्र जी ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी है कि आने वाले वक्त में जो आपके साथ है वो तो छोड़कर जाएंगे ही, लेकिन इससे में एक मेरा सवाल और मैं चाहता हूं कि जोड़ दूं कि आपको नहीं लगता कि जो अशोक तंवर के साथ स्थिति थी उसके बाद और टकराव की स्थिति पनपी, क्या एक बार फिर से जब ये फैसला लिया गया है आलाकमान की तरफ से, तो वो गुटबाजी और बढ़ सकती है? देखो, जहां तक भविष्यवाणी की बात है, भविष्यवाणी का काम तो हमारा है। गहलोत साहब पता नहीं कहां से सीख के आए इन्होंने भविष्यवाणी। जो गहलोत साहब तो आज की बता दे, वो है तेरी बहुत इनकी तो बात है। भविष्यवाणी का तो मैं नहीं समझता कुछ ज्यादा इनके पास अनुभव होगा। बाकी आपके सवाल का जवाब में एक बात कहना चाहता हूँ जी। इस पार्टी ने, नेहरा जी ने भी बताया कि लंबा अनुभव रहा है शासन का, सबसे ज्यादा समय तक शासन दिया है। और ये राजनीति में हार जीत भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और बहुत लंबा टाइम नहीं है। अभी लगातार 10 साल हमारी सरकार रही थी, अब हम विपक्ष में है और विपक्ष में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। विपक्ष के हमने जो सड़कों पे भी, विधानसभा में भी या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जहां अपनी बात रखी है वो कांग्रेस ने रखी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे लंबा शासन का अनुभव भी है और संघर्ष का अनुभव भी है। इसमें हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। 73 साल तक कांग्रेस के जन्म से लेकर 73 साल के संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की, और आजादी के बाद 75 साल का आज को जो ये है इसमें 50 साल से ज्यादा 56 साल तक हमने शासन दिया इस देश में। तो हमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा पता है शासन का, प्रशासन का, सामाजिक ताने बाने का, समाज को किस तरीके से चलाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता का, गुटनिरपेक्षता का, सारी हमारी देन है। लेकिन प्रयोग तो पंजाब में भी किया गया था, वहां पर तो आपकी भविष्यवाणी काम आई नहीं, और ये कहा भी जा रहा है कि पंजाब के तर्ज पर हरियाणा में भी बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अब पूरी बात होने दीजिए। अभी पिछले 7-8 साल से इस देश की जो फिजा है वो खराब की हुई है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। ये आप देख रहे हो ना, नई रोज आती हैं। अभी हनुमान चालीसा के नाम पर ही खराब कर रहे हैं। तो ये चीजों का कोई लंबा समय नहीं होगा। अब देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सभी चीजें चरम पर आ गई हैं। ये चीजें जब आएंगी तो लोग काम मांगेंगे। डिलीवरी कोई भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, तो काम तो कांग्रेस ही दे सकती है, और आज को काम देने का हमारा वादा रहा है। तो हमने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया है और जमीनी स्तर पर आगे भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बालमुकुंद जी, करना भी होगा जमीनी स्तर पर जाकर काम करना होगा, लोगों से मुलाकात करनी होगी, उनकी बातें सुननी भी होंगी, क्योंकि जो हालात कांग्रेस के हैं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को किस तरीके से अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, एज अ पार्टी और एज अ संगठन भी। खैर अजीत सर, एक बार आपका रुख कर लेते हैं सर। ठीक है बालमुकुंद जी, आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा। ठीक है, जो सत्ताधारी दल के हैं, 31 विपक्ष के हैं। ठीक है सर, आऊंगा। कुछ नहीं है, 4 सीटों का अंतर नहीं है, बताओ आप। ठीक है सर, ठीक है, आऊंगा सर, मैं आऊंगा। अभी और बात करेंगे, अभी समय है हमारे पास, अभी समय है हमारे पास। खैर अजीत सर, आपका रुख कर लेते हैं सर। सर देखिए, अशोक तंवर की जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस वक्त भी हुड्डा गुट के साथ उनका टकराव जो है वो लगातार बना हुआ था,
और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर 2019 के चुनाव में अगर टिकट बंटवारे में अगर मेरा सहयोग होता या फिर मेरी बात मानी होती तो शायद आज सरकार हमारी होती। तो क्या वो टकराव की स्थिति क्या अभी पनपेगी नहीं? सचिन, बालमुकुंद जी आऊंगा सर, ये सवाल मेरा अजीत सर से है। आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास आऊंगा। बालमुकुंद जी, सचिन देखो, ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस का अब चिंतन शिविर हो रहा है उदयपुर में। देखो, कांग्रेस हरियाणा का चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जी, लेकिन 2024 से पहले 7 राज्यों के चुनाव हैं। कांग्रेस अभी तक, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि राज्यों में बहुत झगड़े हैं कांग्रेस में। केवल हरियाणा नहीं, हरियाणा से लगा हुआ राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब में तुमने देखा क्या हालत हुई। तमाम राज्यों में बहुत गुटबाजी है और बहुत झगड़े हैं। एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व जब होता है तो वो बीजेपी में कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है तो सब जगह गुटबाजी दबी हुई है, लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अभी बहुत कमजोर हो गया है। उसके कमजोर होने की वजह से क्या हुआ कि राज्य के नेता हावी हो गए हैं। अब ये कांग्रेस के नेताओं को तय करना है, वो चाहे शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे नेता हो, कि उनको अब कांग्रेस पार्टी बचानी है, कांग्रेस का राज लाना है, तो उनको सबको सामूहिक रूप से लगना होगा। क्योंकि 24 से पहले 7 राज्यों में हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हैं। हालात जो कांग्रेस के बने हुए हैं सभी राज्यों में बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी तमाम तरह के प्रयोग करने की बात हो रही है, जबकि होना ये चाहिए कि आपको पहले जो राज्य के चुनाव हैं जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस अभी प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल हिमाचल में बना है। गुजरात में स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन नेताओं को किसको मुखिया बनाना है, किसके नेतृत्व में लड़ना है, कोई कुछ भी तय नहीं है। 6 महीने चुनाव के लिए बचे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हरियाणा में तो आज तय हो गया, जो अध्यक्ष बनना था अध्यक्ष बन गया, सारी चीज़ें तय हो गई। अब हरियाणा में जो तमाम गुट हैं उनको तय करना है कि पार्टी को बचाना है या पार्टी को ख़त्म करना है, क्योंकि अब मौका नहीं देगी पब्लिक। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, उनका बहुत मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, बहुत मजबूत चेहरा है उनके पास जिसके नाम पर उनको वोट पड़ता है। कांग्रेस के सामने न तो चेहरा है न संगठन है, दोनों चीज़ें नहीं है। अब ये बीजेपी को बनाना है कि अपना संगठन मजबूत बनाती है, किसको मजबूत चेहरा पेश करती है जिससे कि आगे चुनाव जीता जा सके। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बना चुकी है, हरियाणा में बहुत तेजी से अपने को फैला रही है। और अगर इन जो 7 राज्यों के चुनाव होने, कांग्रेस अगर उसमें 2-3 राज्य भी नहीं जीत सकती है तो मैं नहीं जानता कि कितने नेता कांग्रेस में बचेंगे और कितने नेता बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में जाएंगे। और अगर ये आपस में लड़ते रहे तो मेरा विचार है कि आधी पार्टी दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएगी। तो अब ये सामना ये कांग्रेस के नेताओं पर डिपेंड करता है, वो क्या चाहते हैं, पार्टी को बचाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं या पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर है कि नहीं अब आने वाले वक्त में हमारी पार्टी मजबूत होगी और जो चुनाव होंगे उसमें जनता एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाएगी। क्यों बालमुकुंद जी? सर लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करके आप बहुत आराम से एकदम बैठ चुके हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐलान हो चुका है तो जीतेंगे तो हम ही, काम करने की जरूरत नहीं है लग रहा। नहीं काम करें। देखिए, ये सामाजिक जीवन है, ये काम ना करने की सोचना, 24 घंटे काम करना पड़ता है सामाजिक जीवन में। हम जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो 24 के 24 घंटे आपको 24 आवर्स, आपको पता होगा जैसे राजनीति में रात को 1 बजे भी लोग आकर के जगा लेते हैं आपको कि हमें ये मदद की जरूरत है। आराम करना ये राजनीति का लोगों का, सामाजिक जीवन के लोगों का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि अब दूसरे लोग भी हैं, मैं बीच में ज्यादा बोलूं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, तो दूसरे लोगों के विचार सुनने और विचार सुनने के लिए शांति से बैठना पड़ता है। अगर मैं उत्सुकता दिखाऊंगा तो वो मैं उन जो लोग हमारे को आज सुझाव दे रहे हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे सुझाव हो, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम, तो उसको सुनने के लिए बड़ा शांति से और धैर्य से हमें बात सुननी चाहिए दूसरे लोगों को। और आज तो बहुत अच्छा मौका हमारे लिए, आज डिबेट ही हमारे ऊपर है और बड़ा अच्छा मुबारकबाद का मौका है। इन लोगों ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, कोई बात नहीं, ये फिर भी बड़े लोग हैं, इनका दिल तो साफ है। कम से कम सब लोगों को आज कांग्रेस को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, जो कि ना किसी राजनीतिक दल के लोगों ने दी और ना ही हमारे जो नेहरा साहब बैठे उन्होंने दी।
फिर भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी बात भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, बताइए साहब, शुभकामनाएं नहीं दे रहे हैं और आप उल्टा उन पर आरोप ही लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, वो गरीब को, दबे कुचले को, मजलूम को, जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है। यही कांग्रेस की विचारधारा है। ठीक है, कोई भूखा ना ठीक है। सोए, कोई अनपढ़ ना रहे। आप सुनिए, अब मेरे को 1 मिनट दे दीजिए आज। ठीक है सर, बोलिए। इस देश में चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, काम का अधिकार, मौलिक अधिकार हो, मनरेगा हो, गरीब लोगों तक पहुंचने का हो, सारी योजनाएं, चाहे आधार कार्ड हो, वो कांग्रेस ने शुरू करी है और ये यात्रा लगातार लंबी है, चलती रहेगी। सेवा भाव से हम काम करते रहेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, जो काम किया वो कांग्रेस ने किया, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये पहले भी बोल चुके हैं बाल मुकुंद जी। भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी सर, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काम किया वो कांग्रेस ने किया और आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। सुन लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कोई आम आदमी की पार्टी नहीं है। ये 4-5 राजनीतिक घराने हैं। मैं बीच में नहीं बोला, मुकुंद जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सुन ले मेरी बात। ठीक है, बोलिए सर। तो ये 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। कार्यकारी अध्यक्ष जब बनते हैं जब या तो कोई बीमार हो जाए या कहीं बाहर चला जाए। आज ही एक आदमी को इन्होंने नया अध्यक्ष बनाया और उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष जोड़ दिए, और जो कार्यकारी अध्यक्ष जोड़े हैं उनमें से एक तो दागी है जिसकी 4 साल की सजा हो चुकी है। उनका लोगों पे क्या इंप्रेशन जाएगा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं है। 4-5 राजनीतिक घराने हैं। मैं भाई बीच में नहीं बोलना, मेरी सुन लो। 4-5 राजनीतिक घराने हैं। एक तो चौधरी बंसीलाल, एक चौधरी भजनलाल जी, और एक चौधरी दलवीर जी, और एक भूपेंद्र हुड्डा के फादर रणबीर चौधरी रणबीर सिंह। इन चारों घरानों ने अपने युवराजों को आगे करने का काम किया। चौधरी रणबीर सिंह ने पहले अपने बड़े बेटे को प्रताप सिंह को आगे किया, फिर भूपेंद्र हुड्डा को किया। मैं इनका राजनीतिक जीवन, जो कई चैनल ये बात करते हैं कि इनका जनाधार है, मैं जरा मेरी 5 मिनट कोई ना बोले, मैं इनके जनाधार की बात बता दूं। पहले तो चौधरी रणबीर सिंह की जो बोर्ड के मैन थे, उन्होंने जमानत जब्त करा। फिर 1977 में फिर हरिचंद हुड्डा ने जमानत जब्त कराई। फिर अगले चुनाव में इनके भाई थे प्रताप सिंह, उनकी जमानत जब्त हुई। फिर 3 चुनाव लगातार भूपेंद्र हुड्डा की जमानत जब्त हुई। जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बने, एमएलए नहीं बन सके। ये एमएलए भी जब इसमें श्री कृष्ण हुड्डा ने इस्तीफा देके तब इनको एमएलए नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए इतिहास बहुत लंबा है सर। भूपेंद्र जी सुनिए ना, इतिहास बहुत लंबा है। आप हिस्ट्री के बारे में बताएंगे तो समय निकल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि देखिए बैकफुट पर क्या नहीं, ये भूपेंद्र सिंह जी से ये पूछे कि 4 से 5 बार ये भूपेंद्र हुड्डा भी एमपी रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी एमपी रहे हैं। ये इनके परिवार में 10 से ज्यादा बार नहीं। ठीक है बाल मुकुंद जी, मेरी बात सुनिए ना सर। देखिए इतिहास की बातें हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। बात यहाँ पर ये हो रही है, सुनिए, कि प्रदेश की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है मेरी बात सुनिए भूपेंद्र जी लोगों में गए हैं। ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है सर, ठीक है भूपेंद्र जी। सर मेरी बात सुनिए सर। देखिए इतिहास लंबा है, अगर आप इतिहास में बैठेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे सर, लेकिन आज का मुद्दा कुछ और है। मेरा बस सवाल यही है कि देखिए कांग्रेस तमाम तैयारियां कर रही है, क्या कई ऐसे अहम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार भाजपा को घेरने में लगी रहती है। बिजली कटौती की बात हो गई, बेरोजगारी की बात हो गई, तमाम ऐसे मुद्दे किसानों को लेकर, तो कहीं ना कहीं भाजपा क्या बैकफुट पर है? इन तमाम चुनौतियों से कैसे सामना करेंगे आप? ये सवाल है सर, आप इस पर बात कीजिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, जो दिन रात हमारी जनता की, हरियाणा की जनता की चिंता में लगे रहते हैं। हमारे जो आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारी पार्टी के प्रधान हैं, और जो हमारी पार्टी के मंत्री और ऑफिस लीडर हैं, और जो पार्टी के वर्कर हैं, उनकी हमेशा एक
कोशिश रहती है कि जो आखिरी लाइन में भी गरीब आदमी बैठा होता है उस तरफ हम सारी की सारी सहूलियत पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किया है खर्ची और पर्ची बंद करने, जो कि कांग्रेस के सरकार में खुलेआम अटैची चला दी, खुलेआम बोली लगती थी, उसको हमने अब अटैची चलती है। जो पॉलिसी, भैया मैं बीच में नहीं बोला था, देखो बीच में बोल रही है, याद दुआ हो ना, अब अटैची चलती है। नहीं बीच में मैं नहीं बोला था, आप या तो आप फिर बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूँ। कंप्लीट कीजिए भूपेंद्र जी, कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। देखिए आज जितनी पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई, चाहे वो आधार कार्ड की बनाई है, चाहे पीले कार्ड की बनाई, अभी बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि आधार कार्ड वो लेकर आए, अभी आप कह रहे हैं कि आप लेकर आए। आप मेरे को बात पूरी करनी है। आज जितनी भी पॉलिसी आधार कार्ड से लिंक कराने की हमने, जितनी भी पॉलिसी, चाहे वो घर ऊपर उठाने की है, चाहे पीले कार्ड की है, चाहे बुढ़ों को पेंशन देने की है, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की है, और चाहे पारदर्शिता, जो सर्विस में पारदर्शिता करने की बात हमने क्यों खत्म करा के मेरिट की बात करने की बात, ये सारा काम। और जो हरियाणा में हुआ है, जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी बनाई है, दूसरे राज्य भी कायल हैं, वो उन पॉलिसी को लेके जा रहे हैं और वहां पर लोग। और कांग्रेस पार्टी के तो राज में सारी के आज ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोग तो जमानत पर हैं, और जिनकी ये बात कर रहे हैं माननीय कि वो तो 6 केसों में जमानत पर है। हमने भ्रष्टाचार को दूर करने का काम किया है, हमने पारदर्शिता लाने का काम किया है। कांग्रेस में तो चोर बाजारी का काम होता था, सारे तो सेंटर के लीडर जमानत पे हैं, सारे हमारे यहाँ के लीडर जमानत पर हैं। ये क्या काम करेंगे, क्या भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, क्या जनता की भलाई करेंगे? और सुन लो कितनी मीटिंगें हो रही हैं 2 महीने से, 2 महीने से कितनी मीटिंग हो रही है। कोई जनता के चिंतन मंथन किया है किसी प्रॉब्लम पे? उसको प्रधान बना दो, उसको हटा दो, उसको ये कर दो, उसको यूं कर दो। अरे भैया तुम्हारे पल्ले तो कुछ है नहीं। और 8 आदमी ऐसे हैं हरियाणा में जो राजपथ चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं कांग्रेस के, हम दाने नहीं पल्ले और अम्मा चली बुनाने। ठीक है बालमुकुंद जी, कांग्रेस वालों ने करा। ठीक है बालमुकुंद जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो कह रहे हैं साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, जीते बीतेंगे आप, है नहीं। देखो बौखलाहट का तो कोई जवाब है नहीं, तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। आप एक बात बताइए, बीजेपी जब से हरियाणा बना 2 से 4 सीट आती थी, पहली बार जिसके सहारे ये बन के आए वो कुलदीप बिश्नोई जी आज कांग्रेस में हैं। और अब आज ये बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं। जो आदमी बैसाखियों पर सरकार चला रहा है उसको ऐसी बात मैं समझता हूँ करना नहीं चाहिए। जो लोग ये कहते थे इनको जमुना पार भेजेंगे, आज वो यार बन गए। 40 सीट है ना जिनकी, बहुमत की सरकार नहीं है, ये बैसाखियों की सरकार है। और हमने जो सरकार चलाई है 67 सीटें। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का इतिहास है वो कांग्रेस का है 403, और हरियाणा में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने का 67 सीटें वो कांग्रेस के नाम है। हमारी बम्पर जीत होती है, 2/3 बहुमत के साथ आते हैं। और काम करने की, जैसे आपने बहुत अच्छी बात आधार की बात की, आज जिस आधार का डंका पीछ रहे वो कांग्रेस नहीं लेकर आई, ये बताएं। मैं कहता हूँ आंकड़ों में बात कीजिए, बौखलाइए नहीं, बौखलाने से नहीं काम चलेगा। पहली बार सत्ता में आए हरियाणा में, जब से हरियाणा 1966 में हरियाणा बना था, 34 साल तो वो चले गए, 14 साल ये। 48 साल में पहली बार सत्ता में जो लोग आए हैं, ये 48 साल में पहली बार सत्ता में है, वो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये तो गुमान हुआ ना। प्रजातंत्र में जनता का फैसला भगवान होता है, जनता भगवान का स्वरूप होती है। अब जनता ने जो फैसला दिया वो हमने शर्पात से माना, और अब हमें जनता के लिए काम करना है। कल से हम जमीन पर निकल जाएंगे। और इसीलिए देखिए बार-बार मैं इस बात का जिक्र भी कर रहा हूं कि कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो काम करे। काम नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में जो स्थिति है वो और खराब होगी, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके आधार पर भी कहने की कांग्रेस पार्टी को सीखना होगा और समझना होगा। खैर अमित जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी, भगवान राम से बड़े नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, भगवान राम से बड़े नहीं है। हमें भगवान राम का सहारा लेकर के इन लोगों ने छड़े है दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को छल किया इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, हमारे द्वारा आते हैं भगवान राम। ठीक है बालमुकुंद जी। अमित जी अभी कुछ देर पहले अजीत सर ने एक बात का जिक्र किया कि आपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया, आपने कार्यकारिणी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया, आपने पद तो दे दिए, लेकिन काम कितना करेंगे, मुद्दों को कितना लेकर आप आगे बढ़ेंगे, कितना आप जनता के बीच जाकर काम कर सकते हैं, अंत में जाकर आपको यही बताएगा कि हाँ जनता किसे सपोर्ट करने वाली है। जी
पहले तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कांग्रेस प्रवक्ता को कि पत्रकारों का एक प्रोटोकॉल होता है, एक डेकोरम होता है। तो हमें बधाई देना ना तो नैतिक रूप से सही है किसी को, ठीक है भाई, कोई इतनी बड़ी क्या अचीवमेंट कर ली भाई, क्या हम शैलजा के हटाए जाने पे धन्यवाद दें कांग्रेस को, ठीक है ना। तो ये एक देखो, पत्रकार को अपनी गरिमा में रहना चाहिए और वो हम गरिमा में है, ठीक है भाई। आपका एक प्रोसेस है, वो हो गया भाई, क्या आपने तीर मार लिया, ठीक है, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, तो वो पार्टी कार्यकर्ता है दे, ठीक है ना। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसको एक संभाव से देखते हैं भाई। बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बदले, कांग्रेस का बदले, ठीक है ना, जेजेपी का बदले, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। हम उस पर एक टिप्पणी कर सकते हैं भाई, उसका क्या है, क्या रहेगा। बधाई, देखो ये हमें ना, ये भी गलत है और आगे भी अपेक्षा मत कीजिए कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो हम उनको बधाई देंगे, और वो भी लाइव टेलीविजन, ठीक है ना। एक डेकोरम होता है, तो उसको समझिए आप, ठीक है ना। व्यक्तिगत संबंध अलग चीज है, पत्रकार के संबंध अलग, सामाजिक ताना बाना एक अलग चीज है। हाँ, सामाजिक ताना बाना अलग चीज है, तो आप उसको समझिए, ठीक है ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, वहां पत्रकारों का व्यवहार देखिए, फिर आप बात करिए कि क्या हमें इस तरह की चीजें शोभा देती। तो आगे प्लीज ये ध्यान में रखिए, है ना। हमें नहीं, हमें ध्यान में, हम तो अपने सामाजिक ताने बाने की बात की, राजनीतिक तौर पर हम सोचते नहीं इन बातों को। यहाँ पे मैं पत्रकार के तौर पे बैठा हूँ, सामाजिक आदमी के तौर पे नहीं बैठा। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, आप एक विश्लेषक के तौर पे बैठे हो, ठीक है, बिल्कुल। बालमुकुंद जी देखिए, उन्होंने भी बात की, एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम को हमको हमें मेंटेन करना होता है। बिल्कुल, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं सर, अमित जी मुद्दे पर आते हैं सर। मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैं पीएचडी रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है। प्राइवेट चैनल पर विश्लेषक के तौर पर बैठे, ना कि पत्रकार के तौर पर। ठीक है, तो फिर तो और भी गंभीर बात है, ठीक है ना। आप पत्रकार होके आप पत्रकार होके भी अगर राजनीतिक, लेकिन आप पत्रकार अमित जी, ठीक है सर, ठीक है सर, मुद्दा कुछ और है सर, बात करते हैं उस पर ना, ठीक है, आज आप ठीक है, ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर, हो गया। अमित जी बताइए सर, क्या कांग्रेस जो लगातार मुद्दे बनाने की कोशिश कर रही है, जो मुद्दे हैं, क्या उसको अच्छे से बोलने में सफल हो पाएगी? देखिए, पहले तो ये यक्ष प्रश्न ये है कि क्या जो आपस में इनमें दो फाड़ हो चुकी हैं, कई धड़े बन चुके हैं, क्या वो एक छत के नीचे आएंगे, ठीक है ना। क्या वो इतने पावरफुल साबित होंगे, ठीक है ना। क्या वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलके चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं। देखो, हम ना तो ज्योतिषी हैं, ना भविष्य वक्ता हैं, ठीक है ना। वो जो आगे होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो क्या है कि इनको प्रदर्शन करने चाहिए, जो सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हैं, और सबसे पहले तो इनको संगठन बनाना चाहिए, तो उसके बाद हम बता सकते हैं। क्योंकि अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं वो 4 बार के विधायक जरूर हैं, लेकिन कोई इससे पहले कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली नहीं है। तो उनके जिसके अनुभव के आधार पे हम बता दें कि वो क्या करेंगे, ठीक है ना। वो किस तरह से क्या स्टाइल रहेगा उनका, तो वक्त बताएगा। बाकी तो इनको अगर सत्ता में आना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो होता है ज्यादा मेहनत, और मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना काम करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, रैली प्रदर्शन जो भी है इस हिसाब से करने होंगे, ठीक। तो उसके बाद हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब लगातार समय की बहुत कमी है, और क्लोजिंग कमेंट एक बार सबसे लेंगे। अजीत सर, आपसे शुरुआत करते हैं सर। भाजपा के लिए आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां हैं? क्या जो कांग्रेस की तरफ से तमाम रणनीति बनाई जा रही है, क्या उससे कड़ी टक्कर कांग्रेस दे पाएगी भाजपा को? अजीत सर, अभी जैसे मैंने पहले कहा ना सचिन, की कांग्रेस के नेताओं को तय करना है, अब उनको पार्टी बचानी है या पार्टी को खत्म करना है। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी बन गई है आज के दिन में जिनके पास एक बहुत मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, जो बहुत पावरफुल है, उससे कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। राज्यों के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो ये अब कांग्रेस के नेताओं को तय करना है कि केवल घर में बैठ के या आपस में ये सोच कर कि हमारे नाम पर वोट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी भी आ गई है हरियाणा में,
जेजेपी ये 3-4 दल तो पहले से ही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, जिस तरीके से वो राजनीति करती है, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करेगी। वो कांग्रेस का ही वोट बैंक काटेगी। तो ये अब कांग्रेस के नेताओं को तय करना है कि मिलजुल कर एक साथ मिलकर उनको पार्टी को आगे बढ़ाना है या पार्टी को खत्म करना है। ये अब कांग्रेस के नेताओं के हाथ पे है। अब कांग्रेस आने वाले 7 राज्यों के चुनाव में कैसे प्रदर्शन करेगी, बहुत कुछ निर्भर करेगा उस पर। चिंतन शिविर से क्या निकल के आता है, तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए अभी आज उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनने से ये बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा हरियाणा में। अभी ऐसा चमत्कार तब देखा जाएगा जब कांग्रेस 7 राज्यों के चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है, 2-3 राज्य जीत पाती है। 2024 में क्या प्रदर्शन करती है, ये सब चीजें निर्भर करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से। ठीक है सर। भूपेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट, क्या चमत्कार होगा? ये आप तो चमत्कार की बात कर रहे हैं, इनको अपना अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा कांग्रेस में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपनी सीट के अलावा कोई दूसरी सीट भी जिता सके। और इनका हमने पीछे हाल देख लिया। जिस माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं, इनके उसकी बात करते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2.25 लाख वोटों से खुद अपनी सीट हार गए, तो दूसरों को क्या जिताने का काम। चलिए ठीक है, समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा, आप सभी को रोक रहा हूं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बालमुकुंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित तेरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमारा यही मुद्दा था कि क्या जब उदयभान को नए पद पर बैठाया गया है, जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसके अलावा 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या आने वाले वक्त में बदलाव होगा? क्या इस प्रयोग से सफलता मिलेगी? क्या चमत्कार होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब जनादेश मिलेगा एक दिन।